Hi and welcome to the Android mobile application course. My name is Fahad Hussain. प्रीवियस सेशन तक हमारी बात हुई थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के हवाले से कि एक्चुअली एंड्रॉयड क्या है, क्या बेसिक आर्किटेक्चर है उसका, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है, वर्चुअल मशीन क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमने जानी। आज के इस सेशन से हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव होंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और हम देखेंगे कि एक्चुअली व्यू ग्रुप और लेआउट क्या चीज़ है। ठीक है, लेआउट की हमें किस फॉर्म पर ज़रूरत पड़ती है, कितने डिफरेंट टाइप्स के लेआउट मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद, जिसके लिए आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आके फहद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हो, और उसके बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पर सेपरेट लिस्ट पर मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड मौजूद है और आप वो तमाम वीडियोज़ को ईज़ के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप गूगल पे भी फहद हुसैन CS लिख के सर्च कर सकते हैं मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com को, और आने के बाद वो तमाम चीज़ें जो कि कंटेंट रिलेटेड होती हैं, सच दैट कोड है या फिर इसी तरह प्रेजेंटेशन स्लाइड है, वो फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पर, आप फ्रीली डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बैक टू वर्क, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया कि हम लेआउट के हवाले से बात कर रहे हैं, और तो लेआउट को समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को समझें जो उसका बेसिक कंपोनेंट है, यानी व्यू क्या चीज़ है, व्यू ग्रुप क्या चीज़ है। तो इस स्लाइड पे बताया जा रहा है कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर यूज़र इंटरफेस इज़ अ व्यू ऑब्जेक्ट। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो यूज़र इंटरफेस के लिए, यानी मोबाइल के लिए मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जो व्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। दैट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द व्यू क्लास, जो कि व्यू क्लास के जरिए से क्रिएट होता है, एंड ऑक्यूपाइज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन, जो कि जगह घेरता है एक रेक्टेंगल फॉर्म पर आपकी स्क्रीन पर। व्यू आर द बेस क्लास फॉर UI कंपोनेंट, UI कंपोनेंट के लिए बेस क्लास है व्यू, लाइक टेक्स्ट व्यू, बटन्स, एडिट व्यू एंड एक्सेट्रा, जो जितने एज लाइक कंट्रोलर, जिस तरह हम .NET लैंग्वेज में कंट्रोलर कहते हैं, वो यहाँ पे एज लाइक व्यूज़ काम कर रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैं सम टाइम उसको कंट्रोलर भी कह रहा हूँगा, लेकिन इसका मतलब वो व्यूज़ ही होंगे, विच मीन टेक्स्ट व्यू, बटन या फिर एडिट टेक्स्ट। इसी तरह से द व्यू ग्रुप्स इज़ अ सब क्लास ऑफ द व्यू, जो व्यू ग्रुप है वो सब क्लास है किसका, व्यू का। वन ऑफ मोर व्यूज़ कैन बी ग्रुप टुगेदर इनटू अ व्यू ग्रुप, जब एक से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो वो ग्रुप की सूरत इख्तियार कर लेंगे। द व्यू ग्रुप प्रोवाइड्स द एंड्रॉयड लेआउट, जो उनका ग्रुप्स है व्यू ग्रुप का, प्रोवाइड क्या करता है, एंड्रॉयड लेआउट इन विच वी कैन ऑर्डर द अपीयरेंस एंड सीक्वेंस ऑफ द व्यू। हम उन ग्रुप्स को किस तरह से ऑर्डर करना चाहते हैं, सीक्वेंस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द व्यू ग्रुप्स आर लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी डिफरेंट लेआउट हैं जो अपकमिंग सेशन पे हम जानेंगे। यानी हमें यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि जो व्यू है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, व्यू ग्रुप उनका कॉम्बिनेशन है, और जब इन्हीं व्यू ग्रुप्स को हम डिफरेंट अपीयरेंस में लेकर आना चाहते हैं अपने UI पर, यानी एक्टिविटी पर, तो वो एक लेआउट की सूरत इख्तियार कर लेता है जो कि डिफरेंट टाइप्स में मौजूद है। अब बात करते हैं लीनियर लेआउट के हवाले से। तो डिफरेंट लेआउट्स हैं जो कि इस स्लाइड पे ही बताया जा रहा है, तो मैं सिर्फ इस वक्त टारगेट करता हूँ कि लीनियर लेआउट क्या चीज़ है। ठीक है, तो सो द लीनियर लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप। ठीक है, जैसे हम देखते ही आ रहे हैं प्रीवियस स्लाइड पे भी कि व्यू ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। व्यू ग्रुप दैट अलाइन ऑल द चिल्ड्रन इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी जितने भी उसके व्यूज़ हैं जो उसमें एज अ ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो उसके चिल्ड्रन कहला रहे हैं, उनको एक ही डायरेक्शन पर, सिंगल डायरेक्शन पर लेकर आना चाहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर फॉर्म पर, एज लाइक वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, वो लीनियर फॉर्म पर होती है। यही वजह है कि यहाँ पर भी उनकी सिंगल डायरेक्शन हो सकती है, आइदर इन वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। यानी हम अपने कंपोनेंट्स को लीनियरली भी शो करवा सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी शो करवा सकते हैं। अब जब आप इसकी UI पर काम कर रहे होंगे तो डिफरेंस इसमें एट्रीब्यूट की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए से आप करेंगे। जैसे कि इस स्लाइड पे एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि लीनियरली हॉरिजॉन्टल कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद हैं और इसी तरह वर्टिकल भी आप उसे अलाइन कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स में आप ID देंगे, लेआउट विड्थ दे सकते हैं, उसकी हाइट दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि पैडिंग इंटरनली होती है तो मार्जिन आउटसाइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट होती है, जिस तरह वेब डिज़ाइनिंग के अंदर भी अगर आपको आता हो या आपको पता हो तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेआउट की विड्थ और हाइट से मुराद ये है कि उस लेआउट की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ID से मुराद यूनिकली आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसे। ग्रेविटी दिस स्पेसिफाई हाउ चाइल्ड व्यूज़ आर पोजीशनड, यानी ग्रेविटी के ज़रिए से आप अपने चाइल्ड को पोजीशन करना चाहते हैं कि सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ लेकर जाना है। इसी तरह से वेट है हमारे पास जो कि एक्स्ट्रा स्पेस को इंडिकेट करता है। नॉर्मली इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, यानी जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो स्पेस है एलोकेट करने के लिए वो 1 स्पेस रखा जाए। आप इसको
चेंज भी कर सकते हैं। यही लेआउट वेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर एक्स, ठीक है, और इसी तरह से वाई, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट्स है उनको ये वाजे करता है, उनको स्पेसिफाइज करता है। इसी तरह से लेआउट विड्थ टेल द व्यू टू द साइज इटसेल्फ टू द डायमेंशन रिक्वायर्ड बाय इट कंटेंट। जो कंटेंट को डायमेंशन रिक्वायर्ड है उसको देने के लिए हमें रैप कंटेंट की ज़रूरत होती है। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से रैप कंटेंट की जगह मैच पैरेंट भी लिखते हैं या फिल पैरेंट भी लिखते हैं। तो ये क्या करता है, टेल द व्यू टू बिकम अ बिग एज इट पैरेंट व्यू, यानी वो उतना ही बड़ा हो जाता है जितना उसका पैरेंट बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी के अंदर मैंने बटन रखा, तो इसका पेरेंट इस वक्त क्या है, वो एक्टिविटी है जिसके अंदर मौजूद है। तो अगर मैं इसको भी मैच पेरेंट कर दूंगा तो उसका साइज़ वही हो जाएगा जो इसके पेरेंट का है। तो ये वो बेसिक एक्टिविटी थी जो कि लीनियर लेआउट के अंदर इस्तेमाल होती है। वो होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देते हैं ताकि हमें और भी बात बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इस वक्त एंड्रॉइड स्टूडियो पे मौजूद हूँ और उसके बाद हम अपने फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, न्यू से, और यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स बने हुए हैं। जिस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, वेबसाइट के अंदर या सॉफ्टवेयर्स में, एक्टिविटीज़ में हमारे पास कुछ बिल्ट इन बने बनाए टैम्पलेट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मोबाइल पे भी हमारे पास टैम्पलेट मौजूद है जो अपकमिंग डेज़ पर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम काम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। यही वजह है मैं एम्प्टी एक्टिविटी जो यहाँ पर मौजूद है इसे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करते ही हमारे पास स्क्रीन आएगी जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओके, क्लिक हो गया। तो हम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वो नेक्स्ट पे मुझसे डायरेक्टली क्लिक हो गया, ठीक है। तो माई एप्लीकेशन पर हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया लीनियर लेआउट। ओके, उसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम है। पैकेज नेम एक्चुअली एक यूनिकली आइडेंटिफाई कोड है या स्ट्रिंग है जिसके ज़रिए से आप इन फ्यूचर जब अपने प्रोजेक्ट को एंड कर लेते हो तो गूगल स्टोर पर आप क्या करना चाहते हो, उसे लॉन्च करना चाहते हो। तो यही वजह है कि आपका जो पैकेज नेम है इट मस्ट बी यूनिक, ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पर उसको लॉन्च कर सकें। अब दूसरा सवाल ये होता है कि अगर ना हो तो फिर क्या होगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है, उसको भी चेंज किया जा सकता है जब हमें पता चले प्रोजेक्ट बनाने के बाद कि यार ये पैकेज नेम ऑलरेडी यूज़ हुआ है। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल वर्किंग होती है, आप पहले से आइडेंटिफाई करके रखें यूनिक नेम ताकि आपको परेशानी ना हो। उसके बाद जिस जगह आप सेव करना चाह रहे हो वो लोकेशन है। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, दो तरह की लैंग्वेज एंड्रॉइड में इस्तेमाल होती है, कॉटन एंड जावा। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया, वो जावा को इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप साइड के अंदर ज़्यादातर कॉटलिन को प्रेफर किया जाता है। ये ज़्यादातर इन चीज़ों पर बेस करता है कि जिन कंट्रीज़ में जिन लैंग्वेजेस पर ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जावा पे भी काम जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू भी, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर हाउसेस पे भी, और कॉटलिन पे भी जानते हैं तो आप काम कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद मिनिमम एपीआई है, यानी आप किस वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इस बात को शो करेगा कि कितने % ऑफ डिवाइसेस पर आपकी एप्लीकेशन इन फ्यूचर चल पाएगी। लिहाजा आप डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने जेली बीन की 4.3 वर्जन लिया जो कि बताया जा रहा है कि 98.4% डिवाइसेस पे ये चल सकती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे प्रीवियस वर्जन को इस्तेमाल करें जो 100% डिवाइसेस पे चले, ताकि इन फ्यूचर जब आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल सिटीज़ या कंट्रीज़ पर डाउनलोड करके इस्तेमाल की जाए तो वो हर जगह एक्सेसिबल हो, उस पर काम किया जा सके, उसको इंस्टॉल किया जा सके, कोई परेशानी उस पर ना हो। लिहाजा अब फाइनली मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेस हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग है ये इन एक्सेस पर बताती है, तो जब तक ये इन एक्सेस हो आप इसको रन ना करें। जब ये प्रॉपर्ली स्क्रीन आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। अब बारी आती है, क्योंकि मैं प्रीवियसली सेशन पर तमाम एक्टिविटी फोल्डर हिरार्की बता चुका हूँ, तो वो सेशन ज़रूर देखो यार, ताकि आप बेहतर तरीके से बात समझ में आओ। उसके बाद वर्चुअल मशीन के हवाले से बात होती है कि वर्चुअल मशीन आप कैसे बनाएंगे ताकि आप अपने डालविक वर्चुअल मशीन के ज़रिए से अपनी स्क्रीन पर आउटपुट को देख पाएँ। लिहाजा यहाँ पर आप देख रहे हो नेक्सस मैंने सेट किया हुआ है मोबाइल को। आप इस पर क्लिक करोगे और ये लिखा हुआ ओपन AVD मैनेजर, इस पर आओगे। ये 2 वर्चुअल मशीन मेरी बनी हुई है जिसके साइजेस भी लिखे हुए हैं। अगर आपकी ना हो तो आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाओगे, यहाँ से जो मोबाइल आपने लेना है वो आप ले सकते हो। मैंने नेक्सस 5 लिखा हुआ है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन और रेजोल्यूशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। आप अपने नीड के मुताबिक जो आपके हार्ड डिस्क या रैम में जगह है उसके मुताबिक आप मोबाइल डिवाइसेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैंने इस वक्त नेक्सस 5 लिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप रिकमेंडेशन इमेज को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो कि रिकमेंड करता है गूगल आपके इस वर्चुअल मशीन के लिए। उसको करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे रैम की क्वांटिटी लेगा कि आप कितने इस वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए कितने रैम की ज़रूरत है। तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही फिनिश करेंगे, इट्स टेक फ्यू मिनट्स, और उसके बाद आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। लिहाजा मैं इसे कैंसिल करता हूँ, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट फोल्डर में लेआउट पर एक्टिविटी होती है जिसमें डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं कोई काम किए बगैर डायरेक्टली अपने वर्चुअल मशीन को यहाँ से रन करूँगा इस जगह से, ठीक है। और जैसे ये स्क्रीन आती है हम फर्दर आगे चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस इन प्रोसेस है, ठीक है। जब तक ये इन प्रोसेस हो उस वक्त तक आप डिस्टर्ब ना करें एंड्रॉयड स्टूडियो को, क्योंकि ये इंटरनली प्रोसेस कर रहा होता है, चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा होता है वर्चुअल मशीन की कॉल करते हुए। तो जैसे ये कंप्लीट होगी तो आप अपने वर्चुअल मशीन को इन टर्म ऑफ द आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप वर्चुअल मशीन को देखेंगे तो वो एंड्रॉयड फ़ोन को स्टार्ट करता हुआ दिखा रहा होगा एज लाइक दिस, एंड हेयर इट इज़। एंड फाइनली आप देख रहे हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, और हमारी वर्चुअल मशीन इन टर्म ऑफ द आउटपुट रेडी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अपने लेआउट पे एक्टिविटी की। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट तौर पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट्स सेट हुआ हुआ है। ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्या है, किस तरह से वर्किंग करता है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं लीनियर लेआउट के हवाले से। लिहाजा इस चीज़ की सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ कैपिटल L से लिखा लीनियर, तो सजेशन पे ही मुझे लीनियर लेआउट मिल गया, मैंने इसे ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद आप नीचे देख रहे हो, मैं प्रीव्यू हटा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर XML नेम स्पेस है, ठीक है। XML में जिस तरह से नेम स्पेस होता है जो कि हमारे व्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है गूगल के ज़रिए से, और साथ ही साथ APK फ़ाइल जो उसकी बन रही होती है वो यूनिक बन रही होती है, तो ये जिम्मेदारी नेम स्पेस की होती है। उसके बाद जिस तरह से अभी मैंने आपको लेआउट विड्थ और हाइट की डेफिनेशन में बताया था कि मैच पेरेंट और इसी तरह से फिल पेरेंट था, और साथ ही साथ हमारे पास रैप कंटेंट था, ये उसकी विड्थ और हाइट के लिए मौजूद है। और एट लास्ट जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो मेरे लीनियर लेआउट प्रोजेक्ट का नाम है वो उसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पर। तो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद था, मैं इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं साथ ही साथ प्रीव्यू भी लेकर चलता हूँ ताकि आपको लीनियर लेआउट की वर्किंग भी समझ में आए। तो लिहाजा सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बटन क्रिएट करता हूँ, और जैसे मैंने कैपिटल B के साथ बटन लिखकर एंटर प्रेस किया, उसने लेआउट विड्थ और हाइट दोनों दे दी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा रैप कंटेंट, यानी विड्थ और हाइट दोनों ही हमारे टेक्स्ट के साइज़ के बराबर होगी। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा एंड्रॉयड टेक्स्ट, मैं जूम कर देता हूँ, और टेक्स्ट पे लिख दिया मैंने यहाँ पर फ़हद, और उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ दे दिया, तो मैंने लिखा टेक्स्ट साइज़ 20 पिक्सल, ठीक है। आप कोशिश करें 40 कर दें ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, और अच्छा ये दोनों रैप कंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एंड्रॉयड लिखकर बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैंने एसेंट दे दिया। जूम आउट करता हूँ, बल्कि मैं यहीं से दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो लेआउट पर हमारा बटन रेडी हो चुका है। एक आईडी दे देते हैं ऊपर ताकि यूनिकली हम हैंडल कर पाएँ चीज़ों को। आईडी, सारी चीज़ें सजेशन पर आ रही हैं, तुम देख रहे हो, और उसके बाद मैंने लिख दिया BTN1, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने लीनियर लेआउट पर एक बटन बना दिया। अब इसी बटन को, अच्छा मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ बटन के टैग को, मैंने इस बटन को कॉपी किया, पूरे इस बटन को, और नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आईडी को चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आईडी चेंज की, बटन के बराबर में हॉरिजेंटली दूसरा बटन आ गया, क्योंकि अभी ये प्रेजेंटेशन स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट वर्टिकल हॉरिजेंटली दोनों काम करता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, हालांकि मैंने तो कहीं ओरिएंटेशन बताई नहीं है कि वर्टिकल चलना चाहिए हॉरिजेंटल, तो डिफ़ॉल्ट तौर पे ये हॉरिजेंटल चलता है। बताना कहाँ होता है, जहाँ पर तुमने लीनियर लेआउट का टैग इनिशियल बनाया हुआ है ना, जो डिफ़ॉल्ट तौर पे बना हुआ था, वहाँ पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद लिखोगे ओरिएंटेशन, और इस पर बता दोगे हॉरिजेंटल। देखो दोनों चीज़ें अभी भी हॉरिजेंटल है। इसकी जगह जाओ और यहाँ लिख दो वर्टिकल, देखो उसी के नीचे ये चीज़ें आ गई, ठीक है, दोनों वर्टिकली शो हो रही हैं, तो मैं इसको हॉरिजेंटल ही कर देता हूँ। तो 2 बटन्स हो चुके हैं, अब मैं तीसरा बटन भी बना देता हूँ और चौथा भी, ताकि चीज़ों की और कलर भी चेंज कर देते हैं। तो 3 और 4, इसको मैंने नाम दे दिया बटन 3 और इसे नाम दे दिया बटन 4। कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर आते हैं कलर एसेंट की जगह डार्क, और यहाँ पे कर देते हैं कलर प्राइमरी डार्क, ठीक है। यहाँ से भी जूम कर देता हूँ ताकि हमें प्रीव्यू डायरेक्टली दिख जाए। तो आप देख रहे हो जूम करते हुए कि हमारे चारों बटन जो है वो हॉरिजेंटली यहाँ पर शो हो रहे हैं।
अब इन चारों बटन को वर्टिकल करना है, मुझे ऊपर जाना होगा और डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देना होगा, वर्टिकल। अब आप देखोगे बटन वर्टिकल आ गए, तो दोनों चीज़ें हो गई। तो दो चीज़ें हमने देख ली, लीनियर भी देख लिया, लीनियर लेआउट के अंदर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख ली। अब बात ये होती है कि क्या हम लीनियर लेआउट को नेस्टेड भी कर सकते हैं, यानी एक लेआउट के अंदर दूसरे लेआउट भी बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो बगौर देखना, हमने 4 बटन बनाए हुए हैं ना, तो नीचे जो 2 बटन है ना, मैं इन दोनों बटन को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, एज लाइक इस, ठीक है। और हटाने के बाद इस जगह पर 2 बटन के बाद मैं एक और टैग बनाता हूँ कैपिटल एल के साथ, लीनियर लेआउट, और इसको नाम दे देता हूँ मैं रैप कंटेंट साइज, रैप कंटेंट। और उसके बाद हमने इसे क्लोज़ किया, और क्लोज़ करने के बाद लीनियर लेआउट का ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। इस क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने वो 2 बटन भी पेस्ट कर दिए। अब इस पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास लेआउट है ना लीनियर का, दूसरे वाले का नेस्टेड का, उसको मैं यहाँ नाम देता हूँ एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। हमने लिखा है एंड्रॉयड ओरिएंटेशन, और इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल तो ऊपर वाला है, हॉरिजॉन्टल। हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नाम दिया। और उसके बाद तुम अब प्रीव्यू देखो, तो आप प्रीव्यू में देख रहे हो कि ये 2 बटन जो है ना, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है और ये चीज़ हमारी वर्टिकल आ गई यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का दोनों का यहाँ पर मिलाप हुआ है, जो कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। तो मैं थोड़ा सा और स्टेबल पोजीशन करता हूँ उसकी, वो इस तरह से होगी, क्योंकि जो हमने नेस्टेड बनाया है ना, इसमें सिर्फ हमने रैप कंटेंट विड्थ और हाइट दी हुई है रैप कंटेंट की। तो मैं रैप कंटेंट नहीं देता हूँ, बल्कि इसको मैं मैच पेरेंट देता हूँ। तो मैच पेरेंट इसे भी दे दिया, मैच पेरेंट, ताकि ये पेरेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। और इसी तरह से मेन एक्टिविटी का जो टूल है वो भी मैंने कॉपी कर लिया और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अब अलाइनमेंट आप देख रहे हो कि ये एरिया अलग एक्टिविटी है, ये एरिया अलग एक्टिविटी। अगर आप इसकी अलाइनमेंट मज़ीद देखना चाहते हो तो यहाँ पर आके तुम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दो। तो एंड्रॉयड बैकग्राउंड, और कलर मैंने इसको दे दिया एसेंट। तो आप देख रहे हो ये जो एरिया आया है ना, ये पूरा एरिया, ये हमारा लीनियर लेआउट नेस्टेड है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, और जो ऊपर हमारा मौजूद है ये वर्टिकल है। तो इस तरह से प्रोग्राम को रन करके भी हम देख लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये समझा कि इस सेशन के अंदर कि लीनियर लेआउट क्या है, किस तरह से एंड्रॉयड पर आप अपने बटन्स को या किसी भी तरह के जो भी व्यूज़ कंट्रोलर मौजूद हैं, आप उसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अपने नीड के मुताबिक। आप साथ ही साथ लीनियर लेआउट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने इस सेशन पे देखा। मज़ीद जो वर्किंग है हर चीज़ की, वो जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे, एक एक एट्रीब्यूट की डेफिनेशन और वर्किंग समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। होपफुली आपको बात क्लियर हो ही होगी कि लीनियर लेआउट क्या है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो बताओ यार मुझे, और कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।